हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इस टॉपिक के ऊपर हमारा ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और हाँ, जो भी हमारे चैनल पे न्यू है, आप मुझे सिंपली अपना नेम इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ देंगे, ताकि केवी की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या कुछ भी हमारे पास शेयर करने के लिए होता है, हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अपनी वीडियो को शुरू और अपने आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछते हैं, उत्तरी भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? विच इज द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्थर्न इंडिया? ऑप्शन है आपके ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल या फिर रेड सॉइल। काली मृदा, लैटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर लाल मृदा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसी नाम से दिया है आपकी ज्योग्राफी की बुक में। सारे क्वेश्चन उसी से हैं। ठीक है, तो हम जितनी भी आपकी तैयारी करा रहे हैं वो NCERT बेस्ड है सारी आपकी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है जलोढ़ मृदा। वैसे तो अब ये कैसे बनती है, कहाँ से आती है जलोढ़ मृदा, इसके लिए आप इस मैप को देखिए। ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये सारा जलोढ़ मृदा वाला पोर्शन है। यहाँ पे जलोढ़ मृदा है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से 2-3 नदियाँ बहती हैं, जिसमें है आपका गंगा, ठीक है, आपकी यमुना। जब भी नदियाँ बहकर आती हैं, ठीक है, वो अपने साथ कुछ मिट्टी बहा के लेके आती हैं। ठीक है, और वही मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मृदा। यहाँ पे भी आप कुछ ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं। यहाँ पे जो मुख्य रूप से नदियाँ हैं आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो इस जलोढ़ मृदा को यहाँ पे साउथर्न पार्ट में बनाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है? ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑप्शन है आपके बांगड़, खादर, रेगूर या फिर ह्यूमस। देखिए, बांगड़ और खादर जो हैं ये आपके जलोढ़ मृदा के एक टाइप हैं। जो पुरानी वाली जो जलोढ़ मृदा है उसको हम कहते हैं बांगड़, और जो नई जलोढ़ मृदा है उसको हम कहते हैं खादर। ठीक है, और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? डैश भी कहा जाता है, उसको कहा जाता है रेगुर। ठीक है, और ये जो होती है ये कॉटन की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, चलिए देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे वो आपको डिटेल में उनको हम डिस्कस भी करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? जिसे सीढ़ीदार खेती को हम कहते हैं टेरेस कल्टीवेशन या फिर टेरेस फार्मिंग। कहाँ पर की जाती है? ऑप्शन है आपके पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदान में, हरियाणा में या फिर उत्तराखंड में। तो गाइज, आपको पता होगा जो टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है वो आपके पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, जितने भी आपके हिली एरियाज होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मान लीजिए बारिश होती है या फिर कुछ भी होता है, तो अगर पानी यहाँ पे पड़ रहा है तो ये मिट्टी यहाँ पे नीचे बह के आ जाएगी। ठीक है, आप अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी खेती कर रहे हैं तो पानी इनकी रूट्स तक नहीं पहुँचेगा। इसलिए पहाड़ों को इस तरीके से काटा जाता है और यहाँ पे जो है खेती की जाती है। इसे आप एक पिक्चर से समझ सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो आपके हिमाचल हुआ या उत्तराखंड हुआ, वहाँ पे इस तरह की खेती की जाती है। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। बहुत सारे लोग तो जो उत्तराखंड जाते हैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पीछे का बैकग्राउंड। चलिए अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वे संसाधन जो अपने निर्माण में लंबा भूवैज्ञानिक समय लेते हैं कहलाते हैं? रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड। ऑप्शन है आपके नवीकरणीय संसाधन, जिन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिजर्व, सामूहिक संसाधन या फिर अनवीकरणीय संसाधन या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो आपके पास बहुत सारे हैं। जैसे आपके पास विंड एनर्जी है, ठीक है, सनलाइट है, ठीक है, ये सारे आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। और जो भी संसाधन जो आपके फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ये मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लेते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स। जैसे कि आपका कोल है, एक लंबे समय के बाद ये बना है। आपका पेट्रोलियम है, ये बहुत लंबे समय के बाद बने हैं। ठीक है, और ये अगर ख़त्म हो गए ना तो इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ये कौन से हैं? आपके अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि ये आपके पास लिमिटेड है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण भूमि को गंभीर नुकसान हुआ है?
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज़ कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। देखिए जब भी माइनिंग की जाती है तो भूमि को बहुत नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारी जगहों पे तो इनको डायनामाइट यूज़ करने होते हैं, ठीक है। और कई बार क्या है, जो इलीगल जो माइनिंग होती है ना, उसमें माइनिंग करने के बाद यानी कि ज़मीन से आप कुछ भी निकाल रहे हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको, तो जब भी हवा चलती है तो मिट्टी के कण उड़ते हैं, तो एयर पॉल्यूशन भी होता है, लैंड पॉल्यूशन भी होता है। तो कहाँ पे ऐसा होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके गुजरात, झारखंड, केरल या फिर उत्तराखंड। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। झारखंड के साथ साथ जो माइनिंग की जाती है आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और आपका एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, इन जगहों पे माइनिंग की जाती है और उसके कारण भूमि को बहुत नुकसान होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया किस किस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं, भारत के भूमि क्षेत्र का लगभग डैश मैदानी है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। अबाउट डैश ऑफ इंडियाज लैंड एरिया इज प्लेन विच प्रोवाइड फैसिलिटेट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो आपको सिर्फ परसेंटेज बताना है, कितना परसेंट जो है आपके भारत में मैदानी है। ऑप्शन है आपके 43%, 53%, 34% या फिर 45%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 43% जो है भारत की जो पूरी लैंड है उसका 43% है आपका मैदानी, ठीक है, प्लेन्स है। और 27% है आपका पहाड़ी, ठीक है, जिसे आप कहते हैं हिली एरिया। और 30% है आपका जो पठारी, जिसे आप कहते हैं प्लेट्यू क्षेत्र। इसको आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका प्लेन्स, ये आपका एग्रीकल्चर या लोगों के रहने के लिए बहुत अच्छा है। हिली एरियाज में जितनी भी आपकी मेनली रिवर्स हैं वो बहती हैं, और 30% में जितने भी आपके अंदर ज़मीन से निकलने वाले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं आपकी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके सारे NCERT बेस्ड हैं। 7th क्वेश्चन पे आ गए हम अपने। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए उपयुक्त है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था रेगूर मिट्टी, ठीक है। अगर आपको ब्लैक सॉइल मिलता है तो भी यही आंसर होगा। रेगूर मिट्टी जो है कपास उगाने के लिए बहुत अच्छी है। और क्यों अच्छी है पता है? क्योंकि इसमें जो नमी, ये जो वाटर रिटेंशन है या फिर मॉइस्चर को रिटेन करने की क्वालिटी इसकी अच्छी होती है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, निम्न में से किस राज्य में अतिचारण, इसको अतिचारण को इंग्लिश में हम कहते हैं ओवर ग्रेजिंग के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है, यानी कि भूमि का नुकसान हुआ है। ऑप्शन है आपके झारखंड और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा या फिर केरल और तमिलनाडु। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका MP और राजस्थान। इसके अलावा आप 2 स्टेट के नाम और याद रखना जो कि आपके NCERT में दिए हैं। एक है आपका महाराष्ट्र और है आपका गुजरात। इन दोनों स्टेट में भी ओवर ग्रेजिंग के कारण जो लैंड होती है उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। ये आपके NCERT क्लास 10th के चैप्टर 1 में दिया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन। ये 4 नाम आपके सामने दिए हैं, आपको बताना है मृदा संरक्षण किससे नहीं होगा। ऑप्शन है आपके स्ट्रिप क्रॉपिंग, सीढ़ीदार खेती, आश्रय बेल्ट या फिर भूजल का अधिक दोहन। तो एक एक करके इन टर्म्स को समझ लीजिए। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो खेत होते हैं, लैंड होती है, वहाँ पे ये पट्टीदार खेती की जाती है, ठीक है। यहाँ पे खेती की जा रही है, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे खेती हो रही है, इसको छोड़ देते हैं। तो ये कौन सा मेथड है? स्ट्रिप क्रॉपिंग का। इससे क्या होता है, मान लीजिए बहुत तेज हवा चलती है या फिर बारिश होती है, तो ये जो होती है ब्रेकर का काम करती हैं, स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं, तो सॉइल इरोजन नहीं होता। नेक्स्ट है सीढ़ीदार खेती, तो ये भी एक मेथड है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया। आश्रय बेल्ट, ये भी एक मेथड है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये एक सॉइल कंजर्वेशन का मेथड नहीं है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे एक टर्म आया है आश्रय बेल्ट, इसको समझ लीजिए ये क्या होता है। देखिए जब भी बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है, तो इसको नुकसान पहुंच सकता है, या मान लीजिए यहाँ पे जो जगह है इसको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसका जो स्पीड ब्रेकर होता है, विंड की जो स्पीड है उसको रोकने के लिए यहाँ पे आप बेल्ट के रूप में
ये पेड़ लगा रखे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो ये क्या करेंगे, आपकी स्पीड जो हवा की स्पीड है उसे रोक देंगे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट। 10th क्वेश्चन है आपका, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए डैश में 100 से अधिक राष्ट्र के अध्यक्ष मिले थे। जून 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन डैश फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको सिंपली ये बताना है कि फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन है आपके रियो डी जेनेरियो, जेनेवा, ब्रिटेन या फिर बीजिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जल्दी से मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि आपकी नॉलेज भी चेक हो जाए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए गाइज, ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस। आई होप सभी को समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।